हेलो एवरीवन, विल बी स्टार्टिंग विद इम्पैक्टेड टीथ। इम्पैक्टेड टीथ के बारे में बात करेंगे। इम्पैक्टेड टीथ किसको बोलेंगे? अगर रूट फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, ये रूट फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, ये हमको कैसे पता लग रहा है? फ्रॉम द रेडियोग्राफ की रूट फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है और फिर भी जो टूथ है वो इरप्ट नहीं हुआ, रूट फॉर्मेशन होने के बाद भी टूथ इरप्ट नहीं हुआ है, सो देन दैट पर्टिकुलर टूथ विल बी referred as impacted tooth। ठीक है, ये हुआ इम्पैक्टेड की डेफिनेशन। अब इसमें भी अलग अलग तरीके से इम्पैक्टेड होते हैं, तो इम्पैक्टेड के भी अपने अपने क्लासिफिकेशन है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पैक्टेड टूथ, तो उसमें भी अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी है। सबसे पहली थ्योरी जो थी वो थी पेल एंड ग्रेगरी की। पेल एंड ग्रेगरी की थ्योरी ये बोलती है सबसे पहले कि ये है कि जो आपका रैमस ऑफ मैंडिबल है, टूथ का रैमस ऑफ मैंडिबल है, उसके बेसिस पे इसने क्लासिफाई करा है। सी आई एम यूजिंग दिस डिजिटल पेन आफ्टर वेरी लॉन्ग, सो आई एम नॉट श्योर कि डायग्राम उतना अच्छा बनेगा, बट वी कैन ट्राई। Consider this as your mandible. Okay, yeah. So I'll just change color. So this is our one tooth with the root, जो adjacent tooth होगा इसका। Okay. ये इसका एक रूट हो गया और ये वाला जो ये है दूसरा रूट, दिस वन इज इम्पैक्टेड। अब जो बना रही हूँ मैं विद ब्लैक कलर, दिस वन इज इम्पैक्टेड। तो जो क्लास 1 है, अब आप डिफरेंस देखना, ठीक है। ठीक है, ब्लैक से जो है वो इम्पैक्टेड है। तो अब ये क्लास 1 इज बेसिकली जिसमें सफिशिएंट स्पेस है बिटवीन रैमस ऑफ मैंडिबल एंड डिस्टल सरफेस ऑफ सेकेंड मोलर। रैमस ऑफ मैंडिबल एंड डिस्टल सरफेस ऑफ सेकेंड मोलर के बीच में बहुत इनफ स्पेस है ताकि मीजियोडिस्टल डायमीटर जो है क्राउन ऑफ थर्ड मोलर वो आ सके। मतलब इसमें इतना इनफ स्पेस है कि ये डायमीटर आ पा रहा है। सो दिस विल बी क्लास 1 इम्पैक्टेड, बट दीज आर नॉट एट द सेम लेवल। यू कैन सी ये इरप्ट हो सकता है बट दीज आर नॉट एट द सेम लेवल। उसके बाद क्लास 2 जो है, क्लास 2 में क्या होगा कि ये बोलते हैं व्हेन स्पेस इज लेस देन मीजियोडिस्टल डायमीटर देन ऑफ द क्राउन ऑफ थर्ड मोलर। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, जो क्राउन है वो थोड़ा सा ये यहाँ पे एम्बेडेड सा साउंड करेगा, ये इधर पे थोड़ा एम्बेडेड रहेगा, ठीक है, और ये थोड़ा ऐसे ऊपर से पास करेगा, ठीक है, यहाँ पे एम्बेडेड रहेगा और ये थोड़ा ऊपर से पास करेगा। ये हो जाता है आपका क्लास 2, ठीक है। क्लास 3 की बात करते हैं, जब थर्ड मोलर जो है वो रैमस के अंदर ही लोकेटेड, मतलब क्लास 3 यहाँ कहीं आ जाएगा, तो थर्ड मोलर वो रैमस के अंदर ही लोकेटेड है, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज क्लास 3, ठीक है। ये तो हुआ कि इसका रिलेशन रैमस से क्या है। अब इसके बाद एक होता है कि इट इन रिलेशन टू द पोजिशन ऑफ व्हाट, इन रिलेशन टू द डेप्थ ऑफ थर्ड मोलर इन दी बोन, कितना डीप ये एम्बेडेड है। जैसे ये एक टूथ है, ठीक है, ये दूसरा टूथ है, ये दोनों ऑक्लूजन पे है, ठीक है। बट अब जो हमारा ये इम्पैक्टेड वाला है ये ऑक्लूजन से थोड़ा नीचे है और थोड़ा सा टिल्टेड है, ठीक है। तो ये जो हमारा ऑक्लूजन लेवल से नीचे है, ठीक है, इम्पैक्टेड 1। सो इसमें एक होती है पोजीशन ए। पोजीशन ए मतलब कि जो हाईएस्ट पोर्शन जो है थर्ड मोलर की वो कहाँ पे, एट द लेवल ऑफ ऑक्लूजन लाइन। ये हाईएस्ट पोर्शन जो है वो एट द लेवल ऑफ ऑक्लूजन लाइन, ठीक है, और ये कुछ ऐसे पास हो रहा है। फिर बी वाला जो है, जब हाईएस्ट पोर्शन ऑफ टूथ जो है वो बिलो द ऑक्लूजन लाइन, मतलब कि मैं कलर चेंज करके ही बता देती हूँ कि ये वाला कैसा होगा। जो बी वाला पोजीशन होगा ये बिलो दी ऑक्लूजन लाइन यहाँ कहीं पे होगा, इसी से अटैच्ड होगा, एंड दिस विल क्रॉस दिस लाइन एज वेल, ठीक है, बिलो दी ऑक्लूजन लाइन, और यहाँ कहीं पे होगा। फिर जो सी पोजीशन है, सी पोजीशन में ऐसा है
कि जो हाईएस्ट पोर्शन है टूथ का वो सेकेंड मोलर की सर्वाइकल लाइन, मतलब कि यहाँ बनाते हैं, ये आपका सेकेंड मोलर है, इसकी सर्वाइकल लाइन, और जो ये इसका क्राउन है थर्ड मोलर का, वो इसकी सेकेंड मोलर की सर्वाइकल लाइन के भी नीचे, तो दिस विल बी पोजीशन सी। ठीक है। अब एक होता है पोजीशन ऑफ, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ लॉन्ग एक्सिस ऑफ इम्पैक्टेड टूथ, की एक्सिस ये जो है, जैसे इसमें तो ये पैरेलल नहीं है, है ना, तो इसमें कैसे केसेस होते हैं, ये सेकेंड मोलर है, वर्टिकल होगा मतलब पैरेलल है। ठीक है। फिर एक होता है हॉरिजॉन्टल, मतलब ये तो वर्टिकल वाला हो गया। हॉरिजॉन्टल वाले में क्या होगा, ये सेकंड मोलर है और ये आपका थर्ड मोलर पूरा टिल्टेड है, तो ये एक वर्टिकल, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। फिर एक होता है इन्वर्टेड, ऐसे ही मीजियो एंगुलर, डिस्टो एंगुलर, बक्को एंगुलर, लिंगुओ एंगुलर, अनयूजुअल पोजिशंस होती है। सो इसमें हम देखते हैं कि जो रिमूवल कैसे होगा मीजियो एंगुलर इम्पैक्टेड टूथ का। ठीक है। जो मीजियल साइड पे वो है, मीजियो एंगुलर साइड पे है, तो इसमें क्या होगा कि प्रायर द रिमूवल ऑफ द इम्पैक्शन ऑफ द पेशेंट, मतलब कि इम्पैक्शन करने के पहले, डिसइम्पैक्शन करने के पहले जो फील्ड ऑफ ऑपरेशन है वो प्रिपेयर होना चाहिए, और हमें एलए तो देना ही है, लोकल एनेस्थीसिया तो देना ही है। अब प्रिपरेशन जो पेशेंट की है वो कैसे स्टार्ट होगी, सबसे पहले माउथ वॉश से। ठीक है। माउथ वॉश से प्रिपरेशन स्टार्ट होगी, कोई भी सूटेबल एंटीसेप्टिक एजेंट आप दे दीजिए। उसके बाद इससे क्या होता है, जो इंट्रा ओरल बैक्टीरिया काउंट है वो कम हो जाता है, इसलिए हम ये जितने एंटीसेप्टिक ये सब देते हैं। फिर उसके बाद प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन, मतलब हम इवैल्यूएट करेंगे कि कितना डीप हो सकता है, कितना हमें प्रेशर, कितना फोर्स लगाना होगा। सो अब इसमें क्या होता है कि रेडियोग्राफ जो है वो हमें स्टडी करना है केयरफुली, ताकि हम लोकलाइज कर सके इम्पैक्शन को, लोकलाइज दी इम्पैक्शन। ठीक है। और साथ में डिटरमाइन कर सके उसका शेप, नंबर और इंक्लिनेशन ऑफ होल। अब अलग अलग स्टेप्स होते हैं सर्जिकल रिमूवल के लिए। तो सबसे पहला स्टेप्स जो है, सबसे पहला स्टेप इसमें हो जाएगा आपका एनेस्थीसिया, जो हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, तो एनेस्थीसिया इसका पहला स्टेप हो गया। ये सबसे बेस्ट जो हमारा इम्पैक्टेड टूथ निकलता है वो एनेस्थीसिया के अंडर ही निकल पाता है, यूजिंग मैंडिबुलर ब्लॉक देंगे। फिर उसके बाद हम उसमें करेंगे सॉफ्ट टिश्यू फ्लैप को रेज करेंगे, रेज सॉफ्ट टिश्यू फ्लैप। ठीक है। तो जब से कॉमनली यूज इंसिजन होता है एल शेप फ्लैप का, ठीक है, एल शेप फ्लैप कॉमन होता है। ये स्टार्ट होता है फ्रॉम लिंगुअल टू द एक्सटर्नल ऑब्लिक रिज, लिंगुअल साइड से स्टार्ट करेंगे टू द एक्सटर्नल ऑब्लिक रिज ऑन द रैमस ऑफ मैंडिबल। इस तरह से हम कुछ इंसिजन देंगे। उसके बाद ये डायरेक्टली हम इसको एंटीरियरली डायरेक्ट करेंगे जब तक कि ये डिस्टल सरफेस से कॉन्टैक्ट नहीं कर जाता है, और सेकेंड मोलर के डिस्टल सरफेस से कॉन्टैक्ट नहीं कर जाता है, तब तक हम इसको इंसिजन देते रहेंगे। उसके बाद इसको हम एक्सटेंड करेंगे डाउनवर्ड्स, मतलब हमने ऐसा दिया सेकेंड मोलर की तरफ, उसको फिर डाउनवर्ड एक्सटेंड कर रहे हैं टू द म्यूकोबक्कल फोल्ड एट एन एंगल 45 डिग्री फॉर हाफ इंच, एटलीस्ट हाफ इंच तक हम 45 डिग्री का एंगल देके इंसिजन देंगे। अब इंसिजन जो है वो लिंगुअल साइड में नहीं किए जाते हैं, ताकि अवॉइड कर सके एनी काइंड ऑफ डैमेज टू द मसल और लिंगुअल नर्व। और जो फ्लैप है उसको सफिशिएंट साइज का होना चाहिए, ताकि वो एडिक्वेट एक्सपोजर दे सके। ठीक है। और इनमें होना चाहिए एक ब्रॉड बेस, दे मस्ट हैव अ ब्रॉड बेस। ठीक है। तो म्यूकोपेरिस्टल फ्लैप जो है उसे हमें रेज करना है विथ शार्प म्यूकोपेरिस्टल एलिवेटर, विथ शार्प म्यूकोपेरिस्टल एलिवेटर। ठीक है। उसके बाद कटिंग जो है सराउंडिंग बोन्स और रिमूवल ऑफ टूथ कैसे होगा, क्योंकि हमें सराउंडिंग बोन तो कट करनी पड़ेगी उसको निकालने के लिए। तो इसमें ऐसा होता है कि जो बोन है या तो बोन बर से निकाल दो या फिर चिजल से निकल सकती है। ठीक है। तो अब अगर मीजियो एंगुलर इम्पैक्टेड थर्ड मोलर है, वो अगर सेकेंड मोलर के बल्ज के अंडर नहीं है या फिर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नहीं है सेकेंड मोलर के, और अगर सूट स्टेट है, तो अब हम इसको ऐसे में क्या करेंगे, बोन कटिंग ही हमारे पास ऑप्शन होता है कि बोन कट करके हम डिस्टल साइड का अपने टूथ बोन कट करके हम उसको निकालें। अब अगर इम्पैक्टेड मोलर बिलो द बल्ज, मतलब इस सेकेंड मोलर के बल्ज के नीचे, मतलब बल्ज बोले तो
ये वाला जो है इधर इधर इस जगह पे जो आएगा, ठीक है। इसके नीचे जो है अगर सेकेंड मोलर इस बल्ज के नीचे है और इसमें मीजियली इंक्लाइंड रूट है, जो रूट है वो इस तरह से मीजियली इंक्लाइंड है। सो इसमें क्या करेंगे, ऐसे टूथ में हमें रिमूव करना होगा बाय द प्रोसेस ऑफ ओडोंटोमी, ठीक है। जब टूथ बहुत डीप बोन में रहता है तो हम ओडोंटोमी का प्रोसेस करते हैं। सिर्फ हॉरिजॉन्टल और ओडोंटोमी ही की जा सकती है, या तो हम इस कैसे कर सकते हैं बक्कल या डिस्टल सरफेस एट द सर्वाइकल लाइन, या फिर ब्रेक या रिमूव करके क्राउन को, है ना। उसके बाद फॉर रिमूवल ऑफ रूट्स डिच बनाओ एक डिस्टल सरफेस पे और फिर बोन को एक फलक्रम की तरह लो और फिर इसको हम क्रायर एलिवेटर से रिमूव करते हैं। कौन से एलिवेटर से? क्रायर एलिवेटर से रिमूव करते हैं। कभी कभी क्राउन जो होता है वो बहुत ज़्यादा बल्बस हो जाता है, ऐसी कंडीशन में हम फिर सजाइटल स्प्लिटिंग करते हैं, सजाइटल स्प्लिटिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, फिर उसके बाद टॉयलेट ऑफ द कैविटी, मतलब कि डीबेरिडमेंट स्मूथनिंग करते हैं शार्प बोन्स रिजेस की, इरिगेशन करते हैं नॉर्मल सलाइन से, फिर हीमोस्टैसिस देते हैं, है ना, स्टेबिलिटी हीमोस्टैसिस, फिर वाउंड का क्लोजर करते हैं। वाउंड क्लोजर में मतलब कि सूचर्स लगाएंगे, कौन से? सिल्क वाले, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक थेरेपी दे दो, एंटीबायोटिक थेरेपी, बट ये एंटीबायोटिक थेरेपी प्री ऑपरेटिवली देनी है, 24 आवर्स प्री ऑपरेटिवली, और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं। उसके बाद एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं। पेशेंट को कोल्ड और लिक्विड डाइट दिया जाता है। सूचर्स रिमूव किए जाते हैं 6th टू 7th डे पोस्ट ऑपरेटिवली। सो ये इसका क्लासिफिकेशन हुआ डिसइंफेक्शन का। और उसके बाद हमारा प्रोसेस है कैसे रिमूवल होगा वो भी हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम जो कॉम्प्लिकेशंस है फॉर ड्यूरिंग दिस सर्जिकल प्रोसेस, थोड़े बहुत तो हमने इसके पहले वाले लेक्चर्स में भी करे हैं, फ्रैक्चर ऑफ रूट और ये सब। एक बार इसमें ब्रीफ में ले लेंगे फिर से, ठीक है। उसके बाद हम मैक्सिलरी कैनाइन पढ़ेंगे।